हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब है? दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। आप कह सकते हैं कि गुलाम वंश के प्रारंभ से लेकर मुगल काल के प्रारंभ तक के बीच के समय अवधि को आप कह सकते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत है। इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेकर इब्राहिम लोदी की मृत्यु तक जितने भी इन लंबे समय अवधि के बीच में ये दिल्ली सल्तनत था। इतने लंबे समय अवधि के बीच में दिल्ली सल्तनत पर देखा जाए तो 5 वंशों ने शासन किया था। कितने वंश? 5 वंश। वे 5 वंश कौन कौन से थे? एक बार उनका नाम जान लेते हैं, साथ ही साथ उनका कौन सा क्रम होता है या वे कैसे कैसे शासक बनते हैं, उनका कौन सा क्रम होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वे क्वेश्चन गलत ना हो, इस वजह से इनका क्रम भी याद रखेंगे। सबसे पहले दिल्ली जो सल्तनत है उस पर सबसे पहला शासक होते हैं, यह कहते हैं कि जो पहला वंश होता है वह होता है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और अंत में जो होता है दिल्ली सल्तनत पे सबसे अंतिम वंश होता है वह होता है लोधी वंश। इस प्रकार ये 5 वंश जो हैं इनका ये क्रम है और इनका ये शासन करने की पद्धति है, शासन करने का ये क्रम है। पहले ही गुलाम वंश आते हैं, सबसे अंत में लोधी वंश आते हैं। इन 5 वंशों जो हैं इनको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इन 5 वंशों में से हम लोग अभी तक गुलाम वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो आपको लिखा दिए गए हैं। आप अगर उनको अध्ययन करते रहेंगे तो आगामी परीक्षा जितने भी अगर कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश से संबंधित आएंगे तो उससे आपके जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उससे आप सॉल्व करने की 99% संभावना है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके हम लोग अब जो दूसरा वंश पढ़ रहे थे खिलजी वंश, खिलजी वंश के बारे में हम लोग काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली है। खिलजी वंश की अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। और इसके संस्थापक कौन थे आपको बताया गया था? इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इनके बारे में भी आपको बताया गया। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत के कह सकते हैं या खिलजी वंश के जो सबसे पराक्रमी या सशक्त शासक थे वह थे अलाउद्दीन। दिल्ली सल्तनत के जो सबसे पराक्रमी और कह सकते हैं सशक्त शासक थे वह अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही ने कह सकते हैं कि जो खिलजी वंश था इसका जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी ये अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही ये अपनी नीतियों में कारगर साबित होते हैं। इस प्रकार ये था इनकी शुरुआत की परिचय। अब हम लोग कल की क्लास में देखे थे, एक बार कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो भी कल की पॉइंट अगर हम लोग कोई भी पॉइंट भूल गए हों या मिस कर भी हों उसको आज रिवीजन करते हैं ताकि वो पॉइंट याद हो सके और आगामी जो परीक्षा हो उसमें वो सही कर सकें क्वेश्चन आए तो। आज की क्लास अभी अध्ययन करेंगे और जो पिछली क्लास है वे दोनों को क्लास को हम लोग कनेक्ट करेंगे ताकि हमको जो आज की क्लास है उसको समझने में आसानी हो सके। उसके बाद फिर हम लोग उसको निरंतर अध्ययन करते हैं। कल की क्लास में आपको बताया गया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी कह सकते हैं कि 1315 ईस्वी में अस्वस्थ हो जाते हैं तो उन्होंने अपने एक सेनापति या कह सकते हैं कि एक सरदार को बुलाते हैं। उनका क्या नाम था? मलिक काफूर। मलिक काफूर देखा जाए तो दक्षिण भारत पे जितने भी आक्रमण हुए थे वह मलिक काफूर के ही नियंत्रण में कह सकते हैं, निर्देश में या कहते हैं कि देखरेख में, मलिक काफूर के ही देखरेख में हुआ था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने 1315 ईस्वी में मलिक काफूर को दक्षिण भारत से दिल्ली बुलाता है। दिल्ली इसी वजह से बुलाता है क्योंकि वह शासन का संचालन करने में उसका सही उद्देश्य है। जब मलिक काफूर को ये बात पता चलती है कि कोई सम्राट या कह सकते हैं कि जो हमारा शासक है तो हमें दिल्ली की बागडोर संभालने के लिए बागडोर संभालने के लिए आमंत्रित कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके बाद कहीं ना कहीं जो मलिक काफूर थे उनके अंदर लालच उत्पन्न हो जाता है कि वह भी अगला सम्राट बन सके। इस प्रकार ये था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो 6 वर्षीय पोता थे कह सकते हैं कि सुहाबुद्दीन को शासक नियुक्त करता है। ये था। उसके बाद उसके बाद हम कल की क्लास में अध्ययन किए थे कि उनके स्थापत्य कला के बारे में उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया था। देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले सीरी का किला बनवाया था। कौन सा? सीरी का किला। उसके बाद उन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद हौज खास का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद उन्होंने हजार खंभा महल जो है इसका निर्माण करते हैं। उसके बाद हौज खास का भी निर्माण करते हैं। ये इन्होंने
कुछ स्थापत्य कला में अपना योगदान देते हैं। इसी के साथ साथ ये भी जितने भी उन्होंने स्थापत्य कला का निर्माण करवाया था, वे सभी के सभी दिल्ली में ही अवस्थित होते हैं। और एक बात और आपको एक पॉइंट लास्ट में बताया गया था, जो आलौर जालौर के शासक होते हैं कान्हड़ देव, वो कान्हड़ देव अलाउद्दीन ने कान्हड़ देव को अपमानित करने के लिए उन्होंने अपने किसी भी एक भी सैनिक, ना ही किसी सरदार, ना ही किसी सेना के मंत्री या कह सकते हैं किसी को भी युद्ध के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए या उनके साम्राज्य पे आक्रमण करने के लिए किसी भी नहीं भेजते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी एक नौकरानी, वह नौकरानी कौन थी? गुलाब बिहुपूत को उन्होंने कान्हड़ देव के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। ये था उनको अपमानित करने के लिए। ऐसा कृत्य अलाउद्दीन खिलजी ने करते हैं। और देखा जाए तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी की इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आज की क्लास हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात अगला शासक कौन होता है। अगले शासक की बात की जाए तो अगला शासक होता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कौन होते हैं? अगला शासक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अगला शासक होता है। ये अगले शासक होते हैं। कौन होते हैं? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अगले शासक होते हैं। और इनका कार्यकाल कब से होता है? अब देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण थे शासक उन्हीं को लिखाया जाता है। और इनका शासन बात की जाए तो इनका कार्यकाल था 1316 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक 1320 ईस्वी तक ये इनका कार्यकाल होता है। किसका कार्यकाल होता है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो अगले शासक होते हैं, वे इनका इतना कार्यकाल होता है। और इनके बारे में जान लेते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु होती है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने किसको सिंहासन पर बैठा रहते हैं? देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की बागडोर अपने साम्राज्य की बागडोर अपने जीते जी क्या होता है? अपने जीते जी उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र के अपने सबसे बड़े पुत्र के अपने सबसे बड़े पुत्र के पुत्र के पुत्र को बड़े पुत्र को, जिसका नाम था क्या? सिहाबुद्दीन को शासक बनाते हैं। क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन अपने जीवित समय में ही उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को जो था, उनके पुत्र जो थे सिहाबुद्दीन को सिंहासन पर आसीन होते हैं। और सिहाबुद्दीन के समय की उम्र बात की जाते हुए 6 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 6 वर्ष के थे। ये थे सिहाबुद्दीन 6 वर्ष के थे। लेकिन जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे, यहाँ लिख देखें, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने जो सेनापति और दरबारियों के सेनापति व दरबारियों के सहयोग से अगला सम्राट बन जाता है। अगला सम्राट बन जाते हैं। अगला जब उन्होंने सम्राट बन जाते हैं, जो सिहाबुद्दीन थे, उनका क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान लेते हैं। इस सिहाबुद्दीन को जो दरबारियों होते हैं, सेनापति होते हैं, इनके सहयोग से ही इनको जो सिहाबुद्दीन को इन्होंने ग्वालियर के, यहाँ लिख देते हैं, सिहाबुद्दीन को क्या करते हैं? ग्वालियर के एक किले में कैद करवा देते हैं।
क्या करते हैं, कैद करवा देते हैं। कैद करवाने के पश्चात इनको अंधा कर देते हैं। किसको? शिहाबुद्दीन के ग्वालियर के किले में कैद करवा देते हैं। उसके बाद इन्हें जो शिहाबुद्दीन थे इनको अंधा करवा के अंत में इनकी अंधा करवा देते हैं। क्या करते हैं, शिहाबुद्दीन जो थे उनको ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया गया। उसके बाद अंधा करवा के अंत में देखा जाए तो इनको मार दिया गया, इनको मरवा देते हैं। कौन मरवा देते हैं? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो शासक होते हैं, दरबारियों और सेनापतियों के सहयोग से वे अगला शासक होते हैं। उन्होंने शिहाबुद्दीन के साथ ये कार्य करते हैं। इस प्रकार ये था। उसके बाद सबसे देखा जाए तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने जो खिलजी वंश था उसको उत्थान में अपनी शक्ति के दम पे खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। लेकिन कहा गया है ना, किसी न किसी शासक में या किसी न किसी वंश में एक ऐसा नालायक बेटा पैदा ही होता है जो अपने साम्राज्य को विनाश या कह सकते हैं कि पतन की तरफ ले जाता है। और इस साम्राज्य के पतन की तरफ कौन ले जाता है? मुबारक शाह जो खिलजी था, ये उस साम्राज्य को अपने पतन की तरफ ले जाता है। जैसे देखा जाए ये कड़ी है, ये जैसे ये कड़ी है, मान लेते हैं ये कड़ी है। इस कड़ी हो पहले ये कड़ी ऐसे है, बाय द वे ये कड़ी ऐसे है। इसको जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कह सकते हैं। जलालुद्दीन ने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इस कड़ी को इतनी मजबूती से बनाए रखा। उसका फिर अगले जो शासक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। कौन होते हैं? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भी इस कड़ी को उतनी ही मजबूती से बनाए रखते हैं। लेकिन जो अगला शासक होते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, वे इस कड़ी को ऐसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब ये कड़ी टूटती है जब ये कड़ी टूटती है तो इसका मतलब ये होता है कि दिल्ली जो खिलजी वंश था वो अपनी पतन की तरफ जा रहा था। यही खिलजी वंश को पतन की तरफ कौन ले जाते हैं? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कौन ले जाते हैं खिलजी वंश के पतन की तरफ? खिलजी वंश को खिलजी वंश को पतन की तरफ ले जाता है पतन की तरफ कौन ले जाता है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये जो खिलजी वंश है उसको पतन की तरफ ले जाते हैं। फिर उसके आगे देख, खिलजी वंश के सबसे नालायक कह सकते हैं कि सबसे जो दुष्ट शासक होता है, या कह सकते हैं कि जो एकदम पूरा तरह से जितनी भी कमियां होती हैं, या कह सकते हैं निर्लज्जता की चरम काष्ठा वाला ये शासक होता है कुतुबुद्दीन। इसके शासनकाल में जो होते थे निर्वस्त्र महिलाएं। इसके शासनकाल में कैसा होता था? निर्वस्त्र महिलाएं। इसके शासनकाल में निर्वस्त्र महिलाएं होती थी। जो ये शासक होता था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो शासक होता था उसको निर्वस्त्र महिलाएं एवं पुरुषों को पसंद करता था। पुरुषों को पसंद करता था। जो मुबारक शाह खिलजी था वो निर्वस्त्र महिलाएं और पुरुषों को पसंद करता था। अतः जब ऐसे राजा होगा, या कह सकते हैं कि जैसे ये राजा थे, जब इनके साम्राज्य में ये इनकी जो संगति थी ऐसे ही लोगों के साथ थी, निर्वस्त्र महिलाएं और पुरुषों को वो अपनी संगत में पसंद करता था। जब ऐसे होंगे तो साम्राज्य में क्या होगा? तो साम्राज्य में वैश्याओं व चाटुकारों का प्रभाव पड़ गया। बढ़ गया। इनके शासनकाल में जो वैश्याएं थी और जो चाटुकार होते थे उनके कार्यकाल में इनकी संगत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उस जो राजा थे उस समय, या कह सकते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो शासक थे, उनको निरुस्त महिलाएं एवं पुरुष पसंद आते थे। और इसी के साथ जब वैश्याएं होंगे और चाटुकारताएं होंगे तो राजा जाहिर सी बात है कि अपने आप को शौक दिखाने के लिए सूरज सुंदरियों के सेवन में डूबा रहता था। क्या करता था? जो सूरज सुंदरिया कह सकते हैं जो पेय पदार्थ होता था उसको पी के एकदम पूरा हर समय टंचे रहता था। इस प्रकार का ये शासक होता था।
जब किसी के कह सकते हैं जब कोई शासक या कह सकते हैं कि जो कोई साम्राज्य पतन की तरफ होता है तो ये कार्य लगभग देखा जाए तो अगर कोई शासक है उसके साम्राज्य में चाटुकार लोगों की संख्या अधिकतम होती गई और वह गलत कार्यों में लिप्त होता गया, जैसे वैश्यवृत्ति हो गई, शिकार हो गया या साम्राज्य की तरफ ध्यान नहीं देना, तो जाहिर सी बात है वह साम्राज्य अपने पतन की तरफ हर हाल या पतन निश्चित ही है। यही कार्य किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अपने साम्राज्य कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश को उसको डुबाने में इसका पूरा योगदान होता है। और इन सभी कारनामों को एक इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी की कृत क्या थी, यहाँ लिख देते हैं। जियाउद्दीन बर्नी की कृत थी तारीख है फिरोज शाही। क्या थी उनकी कृत? तारीख है फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही थी। इस तारीख फिरोज शाही में उन्होंने इस शासक के बारे में लिखते थी उन्होंने सुल्तान कभी कभी निर्वस्त्र होकर क्या होकर निर्वस्त्र होकर दरबारियों के बीच में घूमता था। ये किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने अपने कौन सी पुस्तक है, तारीख फिरोज शाही में लिखते हैं कि सर कह सकते हैं जो सुल्तान था इतना निर्लज्ज था कि वह अपने आप को कभी निर्वस्त होकर दरबार में वैसे दरबारियों के सामने घूमता रहता था। इस प्रकार ये निर्लज्जता की इसकी पराकाष्ठा थी। और इस प्रकार देखा जाए तो जियाउद्दीन बर्नी ने इसके जो बेशर्मी के कारनामे हैं उन्होंने इस अपनी पुस्तक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? तारीख फिरोज शाही में उन्होंने इसके इस बेशर्मी के कारनामे को लिखते हैं। उसी के साथ साथ आप कह सकते हैं अभी हाल ही में एक फाइल चर्चा में है। देखा जाए तो जो पहले जो राजा महाराजा होते थे उनके कार्यकाल में जैसे वैश्यवृत्ति होती थी उसी प्रकार उस फाइल में भी एप्स्टीन फाइल जो है उसमें भी काफ़ी महान लोगों के जो पॉलिटिशियन होते थे, बिजनेसमैन होते थे, उस फाइल में उनके भी कारनामे हैं। जो पहले की वैश्यवृत्ति थी वही आज अभी जो वर्तमान समय में 1980-90 के दशक में जो एप्स्टीन फाइल है उसमें भी उसी का जिक्र है। पहले की वैश्यवृत्ति और एप्स्टीन फाइल दोनों सेम ही है, सेम कारनामे दोनों में है। और इसी के साथ साथ इन्होंने इतना कारनामा करने के बावजूद भी अब सोचिए इन्होंने इतने अपने कारनामे किए लेकिन उन्होंने अपने आप को खलीफा तुल्ला की उपाधि धारण करते हैं। क्या उन्हें जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी होते हैं उन्होंने अपनी उपाधि क्या धारण करते हैं? उपाधि धारण करते हैं खलीफा तुल्ला। ये इनकी उपाधि होती है। क्या होती थी? खलीफातुल्ला। इन्होंने इतने बेशर्मी के कारनामे करने के बावजूद भी इस जो खलीफातुल्ला की उपाधि धारण करते हैं ये इस तरह के इतनी बेवकूफ़ी प्रवृत्ति के कह सकते हैं कि राजा होते हैं। ये थे इनके कारनामे। ये जो खलीफा होते थे कह सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म होते थे उनके धर्म अनुयायी होते थे, उन्होंने उनके नाम को भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार में ये अपने बेशर्मी या कह सकते हैं कि बेशर्मी की पराकाष्ठा पर थे। ये था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में। अब हम लोग अगला शासक देखते हैं, अगले शासक कौन होते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल देखेंगे कि जब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु होती है उसके बाद अगला शासक कौन होता है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ जो खिलजी वंश से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते होंगे उसको कल पीवाई के रूप में आप सॉल्व कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इनके बारे में जान लीजिए। ऐसे ऐसे शासक होते थे कि ऐसे ऐसे शासक हैं जिन्होंने साम्राज्य को पतन की तरफ ले जाए। एक ऐसा खिलजी वंश ऐसा था जिन्होंने अपने शक्ति के दम पे अपने साम्राज्य की स्थापना ये कह सकते हैं साम्राज्य की नींव रखते हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष होने के बावजूद इस साम्राज्य के ये पतन की तरफ ही ले जाएंगे। जब इनके ऐसे शौक ही हैं, सोचिए ऐसे शौक वाले क्या करेंगे अपने जीवन में? कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे शौक वाले बस केवल कुछ चंद दिन अपने शौक की वजह से खुद ही मिट जाते हैं। वही हाल की इन्होंने खिलजी वंश के मिटने में सहयोग दिया था पूरी तरह। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।